गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो आंसर होगा डेनमार्क। तो अभी डेनमार्क ये अपनी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मतलब ये दुनिया में पहली बार है जब किसी देश ने चिट्ठी भेजने की जो सर्विस है उसको बंद कर दिया है। यहां पर डाक सेवा 1924 में शुरू हुई थी, तो हम कह सकते हैं लगभग 400 सालों के बाद ये बंद हो गई है। अच्छा, यहां पे डेनमार्क में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन डाक सेवा से संबंधित 2-3 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। देखो, एक बार प्रश्न एग्जाम में आया था, आप पहले खुद से कोशिश करो, क्या आपको ये पता है क्या प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक सेवा शुरू की थी। तो बताओ उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। पूछे अगर कब, तो 1854 में। इसी तरह का एक और प्रश्न एग्जाम में आया था। ये देखो क्या है प्रश्न कि 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला डाकघर ये कहां पर खोला था। तो बताओ आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका बॉम्बे में। और एक और प्रश्न पूछता हूं, ये प्रश्न है, ये भी राजस्थान के एग्जाम में आया था कि राजस्थान में डाक व्यवस्था की नींव किस शासक ने रखी थी। तो आंसर इसका होगा शेरशाह सूरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जब भी मैं आपको करंट अफेयर्स में कोई भी प्रश्न या उससे डिटेल कोई भी जानकारी देता हूं वो सारी इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे मैंने यहां पे दिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है। जहां पे नहीं दिखा रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए इस तरह से क्वेश्चंस को सेट करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं आपको वो वन लाइनर में लिख करके दे देता हूं, लेकिन प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। यहां तो ये 2-3 मैंने आपको ला करके दिखा दिया। ठीक है, तो जो भी प्रश्न मैं आपको कराता हूं उस प्रश्न से संबंधित वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि हर प्रश्न को मैं इस तरह से शो नहीं कर सकता हूं कि देखो यहां पे एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा चलो यूं बताओ, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है। याद रखना 10 अक्टूबर को, और विश्व डाक दिवस उसके एक दिन पहले होता है 9 अक्टूबर को। उसके अलावा याद रखना कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर खुला है। ये बंगलुरु में खुला है, और ये प्रश्न भी अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था। उसके अलावा अभी हमने नवंबर में ही पढ़ा था कि इंडिया पोस्ट ने आईआईटी दिल्ली में पहला जेनजी थीम वाला कैंपस डाकघर खोला था। कहां पे, आईआईटी दिल्ली में। ठीक है, तो ये डाक सेवा से संबंधित ये सारे अभी कुछ करंट अफेयर्स के और कुछ स्टैटिक प्रश्न हमने यहाँ पे रिवाइज करे। अब डेनमार्क में आपको लेकर के चलता हूं, ये रहा मैप में डेनमार्क। तो डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल होती है कोपेनहेगन, और करेंसी है डेनिश क्रोन, प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। ग्रीनलैंड जो है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आप कहते हो, उस पर डेनमार्क का ही अधिकार है। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न आप देखो डेनमार्क से। तो याद रखना, डेनमार्क CO2 आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना था। डेनमार्क मवेशियों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला भी पहला देश है, और डेनमार्क दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड भी बनाएगा घोषणा की है। अच्छा, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखना कि नॉर्डिक कंट्रीज किन देशों को कहते हैं। तो 5 देशों के समूह को कहते हैं। कौन कौन से 5 देश? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड को। लेकिन 3 कंट्रीज की अगर बात करें, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन की, तो इन्हें स्कैंडिनेविया कहा जाता है। और इसी पे बेस्ड एक बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, यूपी पुलिस में पूछा था। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को मिलाकर के क्या कहते हैं। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, इन 5 को मिलाकर के हम कहते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। लेकिन ऑप्शन में नॉर्डिक नहीं ऑप्शन था, तो हमें चुनना है स्कैंडिनेविया। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की गई। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव को अभी लॉन्च किया है। तो इस पहल का उद्देश्य है औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की इनकम को बढ़ाना और राज्य की इकोनॉमी को मजबूत करना। तो इस पहल के तहत जंगली खरपतवार माने जाने वाली भांग को एक कीमती इकोनॉमिक रिसोर्स में बदला जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य भी इन्होंने रखा है कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश को खेती में आत्मनिर्भर राज्य बनाना है और औद्योगिक भांग को इनकम जनरेटिंग क्रॉप के रूप में विकसित करना है। अच्छा, एक बार हम जान लेते हैं औद्योगिक भांग का क्या मतलब हो गया। इंग्लिश में बोलोगे तो इंडस्ट्रियल हेम्प। तो ये कैनाबिस सैटिक पौधे की ही एक किस्म है, मतलब भांग के पौधे की एक किस्म है, जिसे मुख्य रूप से औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है, न कि नशीली दवाओं के लिए। मतलब आप कह सकते हो इसमें नशे की मात्रा बहुत कम होती है
और तो इसके जो रेशे होते हैं, जो फाइबर है या बीजों से जो तेल निकलता है, इसके जो फूल हो गए, इनका उपयोग कपड़ा, निर्माण सामग्री, बायोडीजल, भोजन और सौंदर्य प्रसाधन जैसे विभिन्न उत्पादों में होता है इसका उपयोग। तो अभी प्रश्न हमारा यही था, किस राज्य ने भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अब ले चलते हैं आपको सीधे हिमाचल प्रदेश। तो ये रहा मैप में एचपी। देखो इसकी दो कैपिटल है, समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। शिपकिला दर्रा मिल जाएगा, रोहतांग दर्रा, बड़ा चला दर्रा यहाँ पर है, दर्रा मतलब माउंटेन पास। पोंग बांध है व्यास नदी पर, पंडो बांध भी है व्यास नदी पर, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है, चमेरा बांध है रावी नदी पे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, केरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलबारा नेशनल पार्क है यहाँ पे। यहाँ का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, पक्षी है जुजराना वेस्टर्न ट्रोगोपेन, वृक्ष है देवदार, फूल है गुलाबी बुर्रांश। नाटी हो गया, डांगी हो गया, छपेली हो गया, यहाँ के लोक नृत्य हैं। कुछ करंट अफेयर्स भी देख ले अगर हिमाचल प्रदेश से अभी लेटेस्ट, तो याद रखना राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। और भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणनाथन 2025 का आयोजन किया था? हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में। उल्लास योजना के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। इससे पहले तीन कौन है? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। और अभी छोंजिंग आंगमो का नाम हमने पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश की किन्नौर की रहने वाली है। और अभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित पर्वतारोही बनी थी। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा गुजरात ने। तो अभी गुजरात ने इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की है। कहां पर स्थापित किया जाएगा? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। ये पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर बनेगा। मतलब इसे केंद्र सरकार और गुजरात सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर के बनाएगी। इसमें तीनों की जो पार्टनरशिप होगी, भागीदारी होगी, 33.33% की होगी, बराबर बराबर। और आप कह सकते हो ये देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का एआई रिसर्च संस्थान होगा जिसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। और 5 सालों में इस परियोजना पर 300 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। और इसमें जो प्राइवेट भागीदारी है, मतलब जो प्राइवेट भागीदारी किसकी है? इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस की। तो इसका उद्देश्य होगा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत को ग्लोबल लीडर बनाना। आपको याद है अभी कुछ समय पहले एआई इंडेक्स आया था, हमने पढ़ा था, तो उसमें भारत तीसरे स्थान पर था। टॉपर अमेरिका, दूसरे पे चाइना और भारत तीसरे स्थान पे था। अच्छा, एआई की बात हो रही है, एआई से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं। आ जाओ। जीपीटी के जो निर्माता है ओपन एआई, इन्होंने 2025 के अंत तक नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय ऑफिस खोलने की घोषणा की थी। मलेशिया ने अभी राइट बैंक लॉन्च किया था, ये दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है। और भारत जो है हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हो गया, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डेला इसको नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना था अल्बानिया, और उस एआई मंत्री का नाम है डेला। और ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में मैंने कहा भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। महाराष्ट्र ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्राइम ओएस एआई लॉन्च किया था, और यह भारत का पहला एआई आधारित साइबर अपराध जांच प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल एआई शो 2025 का आयोजन हुआ था अबू धाबी यूएई में। उसके अलावा भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? इंद्रजाल है। और भारत के पहले एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन के अभी पहले प्रेसिडेंट बने थे विजय कलंत्री, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस एसोसिएशन का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। अभी आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने आइला नाम का एक एआई सिस्टम बनाया है। यहाँ पे आइला का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। ठीक है, तो ये एआई संबंधित अभी सारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं, मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार के ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच को। तो पहले तो याद रखना भी दुबई में ये विश्व खेल शिखर सम्मेलन वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट का आयोजन हुआ था। कहां पर? दुबई में। और उसकी थीम क्या थी? खेल के माध्यम से विश्व को एकजुट करना। और यहीं पर 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है ना, वो होता है ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
जो कि अभी दिया गया नोवाक जोकोविच को। ये एक टेनिस प्लेयर है, सर्बिया से बिलोंग करते हैं, सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान में रखना। कौन सा अवार्ड है हमने देख लिया। अब इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से संबंधित, पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। देखो, अगर पूछे अभी किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेवा में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया गया था, तो नीरज चोपड़ा, भाला फेंक से इनका संबंध है। और अभी जो हमारी भारतीय स्क्वैश प्लेयर है अनाहत सिंह, इन्होंने 2025 पीएसए अवार्ड्स में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते थे। कौन कौन से? महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन और मिस्र की अमीना के साथ संयुक्त रूप से महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब इनको दिया गया था। उसके अलावा एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन अवार्ड ये दिया गया आदिल जे सुमारीवाला को, जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष हैं और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने मोहम्मद सलाह, मिस्र के हैं। फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया ओस्माने डेम्बले को, ये फ्रांस के हैं और पेरिस सेंट जर्मेन की तरफ से खेलते हैं। वहीं फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया एटना बोनमाटी को, जो स्पेन की हैं, बार्सिलोना की ओर से खेलती हैं। और इसी से मैंने आपको 2 प्रश्न और याद करवाए थे। बैलन डियोर अवार्ड, इस साल का जो बैलन डियोर अवार्ड है मेल का, इन्हीं को मिला था ओस्माने का, और फीमेल का इन्हीं को मिला था एटना बोनमाटी को। तो इन्हीं नाम से वो प्रश्न भी आपको याद हो जाएगा। बाकी अभी ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन पीपल्स चॉइस मेंस एथलीट अवार्ड 2025 दिया गया जोरावर सिंह संधू को। उसके अलावा अभी पहला फीफा शांति पुरस्कार दिया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया मेल कैटेगरी में आर्मंड डुप्लांटिस को, वे स्वीडन से हैं और पोल वॉल्टर के खिलाड़ी हैं। वहीं फीमेल कैटेगरी में चुना गया था सिडनी मैकलिंग को, ये अमेरिकी हैं और हर्डलर और स्प्रिंटर की प्लेयर है। और एक और प्रश्न देखो, अभी 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया आर्यना सबालेंका को। ये दिया जाता है जो वर्ष की बेस्ट फीमेल प्लेयर चुनी जाती है उनको, और ये बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। ठीक है, तो देखो हमारा जैसा प्रश्न था उसी तरह के सारे प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए स्पोर्ट्स में अवार्ड्स वाले प्रश्न। तो ध्यान रखना, ये अगला प्रश्न देखते हैं। मतलब यहाँ पे क्रिक एग्जाम चैनल पे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स साथ के साथ आप कंप्लीट कर रहे हो, बार बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो ये डबल फायदा हो जाता है। डेली करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो रहा है और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी धीरे धीरे आपके कंप्लीट हो रहे हैं, बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल रॉकेट का पहला उड़ान परीक्षण कहां पर किया गया? तो आंसर होगा अभी उड़ीसा में। तो अभी भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल, इसका भी पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। और इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है 120 किलोमीटर तक। कहां पर किया टेस्टिंग? उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में। और इसका जो नाम है पिनाका, ये भगवान शिव के धनुष के नाम पर इसका नाम पिनाका रखा है। तो पिनाका क्या है? एक तरह का आप कह सकते हो रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये ट्रक के ऊपर फिट रहता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, और कम समय में दुश्मन के ऊपर कई रॉकेट दागकर हम इससे भारी हमला कर सकते। तो पिनाका ये हमारा स्वदेशी वेपन सिस्टम है। और याद रखना, कौन सा देश हमसे पिनाका खरीद चुका है? तो अर्मेनिया देश। तो इसका जो नाम है ना, देखो क्या है, पिनाका किस तरह का ये हथियार है? तो लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट 120, मतलब इसकी रेंज है 120 किलोमीटर। इसका हमने अभी सफल परीक्षण किया। पिनाका के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, तो अभी जो लेटेस्ट वेरिएंट है वो ये वाला है जिसकी सबसे ज्यादा रेंज है, और इसी का अभी हमने पहली बार उड़ान परीक्षण किया है उड़ीसा में। ये हमारा प्रश्न था। अब इसको तैयार किया डीआरडीओ ने तैयार किया और इसका परीक्षण किया। तो जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन है वर्तमान में समीर वी कामत और पहले चेयरमैन थे दौलत कोठारी। मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे राम मोहन नायडू जी, इन्होंने ध्रुव NG हेलीकॉप्टर का उद्घाटन कहां पर किया? तो सही उत्तर होगा बेंगलुरु में। तो हमारे जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, और उन्होंने अभी ध्रुव NG हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया। NG, यहाँ पे NG का मतलब हो गया न्यू जनरेशन। और कहां से उद्घाटन किया? बेंगलुरु से। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने, जो कि आप जानते हो हमारी लेटेस्ट महारत्न कंपनी है, 14th नंबर की वो यही है। अच्छा, यहाँ पे मंत्री जी ने
एक बात कही थी। यहाँ पर उन्होंने ध्रुव एनजी को भारतीय इंजीनियरिंग का ग्लोबल एम्बेसडर बताया था। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना। ध्रुव एनजी ये एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है। और ये जो इसको अभी लॉन्च किया गया, जिसका उद्घाटन किया, वो आप कह सकते हो इसका नागरिक संस्करण है, यानी कि आम जनता के लिए भी अब इसका उपयोग हो सकेगा। सेना में तो होता ही था, अब आम जनता भी इसको यूज कर पाएगी। अब देखो, इसका निर्माण किया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। तो दो तीन बातें स्टैटिक याद रखना कि उसकी स्थापना होती है 1940 में। बंगलुरु में मुख्यालय है और सीएमडी है DK सुनील। वो लेटेस्ट महारत्न कंपनी मैंने आपको बताई दिया। अब हेलीकॉप्टर से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखो। अगर पूछे भारत का पहला हेली हब कहां पर स्थापित होगा? गुरुग्राम में। उत्तराखंड में शुरू हुई भारत की पहली हेली आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहां पर? उत्तराखंड में। और भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, कहां पर? कर्नाटक में। और ये प्लांट है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का ही। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी थी अनामिका बी राजीव। टाटा कंपनी और एयरबस, जो फ्रांस की कंपनी है, ये दोनों मिलकर कर्नाटक के काल्लोर जिले के वेमगल में भारत का पहला मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करेंगे। और भारतीय नौसेना ने गोवा में स्थित INS हंसा में MH-60R हेलीकॉप्टरों के अपने दूसरे स्क्वाड्रन, जिसे INAS 335 या ऑस्प्रे के नाम से भी जाना जाता है, अभी उसको नौसेना में शामिल कर लिया। INS हंसा ये भारतीय नौसेना का हवाई स्टेशन है। और ये भी याद रखना, भारत का पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कौन सा है? प्रचंड है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ही बनाया है। तो सारे प्रश्न ये आपके हेलीकॉप्टर से ही संबंधित थे, आपको याद होने चाहिए। नहीं याद होंगे तो बार बार मैं आपको रिवाइज करा के याद करवा दूंगा, चिंता मत करो। बस शर्त यह है कि रेगुलर आपको रहना है, और जब मैं आपको चीजें बुलवा रहा हूं, अगर वो शीट आपके पास 2-3 बार आ चुकी है, रिपीट हो चुकी है, तो मेरे साथ साथ बोलना स्टार्ट करो। बस ये दो ही शर्त है, चीजें आपको याद होने लगेंगी। हम अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो आंसर होगा इसका भारत। तो AI इम्पैक्ट समिट 2026 की हम बात कर रहे हैं, 16 से लेकर 26 फरवरी 2026 तक ये होगा। कहां पर होगा? नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल कुछ देशों या कंपनियों तक सीमित न रखकर पूरी मानवता के लिए सुलभ एक्सेसिबल बनाना। थीम भी है डेमोक्रेटाइजिंग AI, ब्रिजिंग एंड AI डिवाइड। अच्छा, सबमिट वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट सबमिट्स में लेकर के आया हूं आपके लिए। देखो, अगर बात करें अभी 2025 में जो G7 सबमिट हुआ था, कहां पर? कनाडा में। और 2025 में G20 सबमिट हुआ साउथ अफ्रीका में। अब 2026 में इसको होस्ट करेगा कौन? अमेरिका, जिसमें हमने बात भी करी थी साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं होगा, तो उसकी जगह पोलैंड शामिल होगा। ये भी एक अच्छा पॉइंट बन सकता है। उसके अलावा 2025 में ब्रिक्स समिट को होस्ट किया था ब्राजील ने। और अब इस साल जो 18वां ब्रिक्स समिट होगा, याद रखना भारत उसको होस्ट करेगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। उसके अलावा 46 नंबर का आसियान समिट, ये हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में। SCO समिट को होस्ट किया था चाइना ने। और नाटो समिट हुआ था हेग नीदरलैंड में। बिम्स्टेक समिट बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, अगली बार बांग्लादेश होस्ट करेगा। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो COP17 का आयोजन होगा 2026 में, आर्मेनिया के कैपिटल येरेवन में होगा। वहीं क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो COP31 का आयोजन होगा 2026 में, वो तुर्की देश में होगा। और इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता संभाल ली है UAE ने। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट हैं ये प्रश्न, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा M वेंकैया नायडू को। तो हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू, और अभी उन्हीं को अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे किनका स्थान लिया? विजय कुमार मल्होत्रा। ये अटल स्मृति न्यास क्या है? तो ये एक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, उनके विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को संरक्षित करना। अच्छा, एक पॉइंट याद रखना, अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही मोदी जी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। और आपको याद होगा वहां पे 3 लोगों के स्टैचू भी लगाए गए थे। चलो, ये आप ही के लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है, उन 3 लोगों के स्टैचू जिनके लगे थे उनके नाम बताओ, क्या नाम है उनके, और उन स्टैचूज की हाइट कितनी थी।
जिनमें से 3 में तो एक मैं आपको बता देता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी थे, बाकी 2 के नाम आपको बताने, और हाइट भी बताओ। अब वैसे तो ये अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट नियुक्तियां में हमको रिवाइज करते हैं। अभी मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे राजकुमार गोयल। कॉल इंडिया के सीएमडी बने थे बी साई राम। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कलिकेश सिंह देव बने। ओएनजीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह बने, मतलब कार्यकाल बढ़ा दिया गया इनका। सीबीआईसी के नए चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी। इंटरपोल के प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट नाम है लुकास फिलिप, फ्रांस के हैं। और इंडियन वुमेन बॉक्सिंग टीम के नए कोच बने सेंटियागो नेवा। वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष बनाया गया ज्ञानेश कुमार को, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आइडिया का फुल फॉर्म हो गया इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट। नासा के अभी 15वें चीफ बने जॉरेड इसाकमैन। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के अध्यक्ष बने बरहम सलाह, इराक से हैं। अभी नेशनल लीग सर्विस अथॉरिटी नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए जस्टिस विक्रम नाथ। और ये हमने पढ़ी लिया, भारत की पहली एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट विजय कलंत्री बने। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट गेनाडी गोलवकिन बने, जो कि कजाकिस्तान से हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में गिनी देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीत लिया? तो आंसर होगा मामाडी डोम्बोया। तो मामाडी डोम्बोया अभी गिनी देश के ये वर्तमान में प्रेसिडेंट है और अभी एक बार फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव इन्होंने जीत लिया है। तो अभी फिर से मामाजी नहीं, मामाडी डोम्बोया ये गिनी देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए। ये गिनी एक अफ्रीकी देश है, आप मैप में देख सकते हो, ये रहा गिनी। कैपिटल इसकी कोनाक्री होती है, करेंसी है गिनियन फ्रैंक, और प्रेसिडेंट मामाडी डोम्बोया। अब ये इस तरह के प्रश्न जब भी आता है, मैं आपको सारे लेटेस्ट जो भी जिन भी देशों में प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने थे वो रिवाइज कराता हूं। तो देखो एक बार फिर, अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था चेक रिपब्लिक के नए प्रधानमंत्री बने एंड्रेज बाबिस, और चिली देश के राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची, इंपॉर्टेंट नाम है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री इंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री बने जोनास गहर। फ्रांस में नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रुगिनियन। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गार्लिंग्स। और रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इद्रिस। साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति लीजे म्यूंग। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी। और यमन देश के प्रधानमंत्री सलीम साले बिन ब्रेक बने। तो लगभग 18 देशों में जो भी लेटेस्ट बने थे प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट, मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 52 उपग्रहों के साथ सोयूज 2.1B रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा रशिया ने। तो सोयूज 2.1B ये रशिया का एक शक्तिशाली रॉकेट है, जिसे सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यानों को स्पेस में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। और अभी इससे रशिया ने 52 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। इसमें 2 सैटेलाइट्स हैं जिसके नाम है एस्ट-2T। ये एक तरह से अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स हैं, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। बाकी 50 छात्रों के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, और टोटल इन 52 को अभी लॉन्च किया इससे। अच्छा, एक पॉइंट आप यहाँ पे और नोट करना, रशिया ने अभी अपने पड़ोसी मित्र देश बेलारूस में न्यूक्लियर क्षमता वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया है। उनका नाम है ऑर्शनिक मिसाइल, जिनकी रेंज है मैक्सिमम रेंज 5500 किलोमीटर। यहीं पर क्यों तैनात किया? तो जो बेलारूस है ये रशिया के विरोधी देशों के करीब है, रशिया के जो भी दुश्मन देश हैं उनसे ये काफी करीब है। तो आप कह सकते हो कि यहां से पूरा यूरोप और अमेरिका का पश्चिमी भाग इस मिसाइल की रेंज में आराम से आ जाता है, तो इसलिए यहां पर तैनात किया। बेलारूस जिसकी कैपिटल मिन्स्क होती है, अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का लेटेस्ट मेंबर बना था ये बेलारूस। लेकिन प्रश्न में हमारी बात रशिया की हो रही है, तो रशिया ले चलता हूं आपको। ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल मॉस्को हो गई, करेंसी है रूबल। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। रशिया की संसद का नाम क्या होता है? ड्यूमा होता है। 2-3 पॉइंट और नोट करना। अभी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश रशिया ही बना था। और अभी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य भी बना रशिया। और रशिया ने भारत के साथ
रेलॉस एग्रीमेंट किया था उसको मंजूरी दे दी है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में इसे एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, भारत किसे पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो आंसर होगा जापान। फिर पूछा 2025 में 2 राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी शामिल हो गए। अब एकमात्र कौन सा राज्य बच गया है जो इसमें शामिल नहीं है? तो पश्चिम बंगाल। और पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व के मामले में 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे। महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? दीप्ति शर्मा। किस राज्य ने ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? राजस्थान। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई अभी काम्या कार्तिकेयन। फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2025 की महिला श्रेणी का खिताब जीत लिया है बिम्बिसारा ने, कजाकिस्तान की प्लेयर है। और विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। और आखिरी प्रश्न था, दुनिया की सबसे धनी भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? जयश्री उल्लाल। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा झारखंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।